नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए DGMOs हॉटलाइन का इस्तेमाल किया गया। 10 मई को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। दोनों देशों के DGMOs ने हॉटलाइन पर बात की और शांति बनाए रखने का फैसला किया। ये हॉटलाइन चलती कैसे है और हॉटलाइन पर बात कैसे होती है और रेजोल्यूशन जो है वो कैसे किया जाता है, इस पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं भारत के पूर्व DGMO जनरल विनोद भाटिया जी। जनरल भाटिया, आपका TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि हॉटलाइन तो हमें पता चली जो DGMOs के बीच बात हो रही है, पहले भी होती रही है, लेकिन ये हॉटलाइन चलती कैसे है? और आप इस इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल भूमिका में रहे हैं, तो ये भारत और पाकिस्तान की जो हॉटलाइन है वो क्या होती है? क्या ये एक फ़ोन रहता है जो डेजिग्नेटेड रहता है? इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। DGMO हॉटलाइन एक ऑफिशियल चैनल है, कम्युनिकेशन के चैनल है पाकिस्तान के DGMO और इंडियन DGMO के बीच में। तो ये हॉटलाइन का मतलब होता है कि आपके पास जो टेलीफोन है, उनका टेलीफोन है वो सिर्फ इसी एक 1 to 1 इस्तेमाल होता है और किसी चीज़ इस्तेमाल नहीं होता है। एंड उसके जहाँ से फ़ोन उठाते हैं वहाँ बेल बजती है तो वो उठाते हैं और बातचीत होती है। और हिस्टोरिकली हमने ये देखा है जो DGMO लेवल हॉटलाइन है, उसमें काफ़ी मसले हल हुए हैं। काफ़ी उसमें हमेशा से इवन कारगिल के टाइम में भी हमेशा हॉटलाइन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद भी हमेशा हॉटलाइन का इस्तेमाल किया गया। छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर रेज़ोल्यूशन चाहिए, हम हॉटलाइन के ज़रिए उनको अपना कम्युनिकेशन देते हैं, उनको बताते हैं हमको क्या चाहिए, या कुछ हो जाता है, एलसी पर ख़ास तौर से हो जाता है और कोई भी और चीज़ होती है तो हम हॉटलाइन में बातचीत करते हैं। इट्स अ वेरी कॉर्डियल सॉर्ट ऑफ बातचीत होती है, बड़ी कैंडिड बातचीत होती है, मतलब फ्रैंक बातचीत होती है। हम उनको बता देते हैं ये हो रहा है ताकि उनको पता लग जाए क्या हो रहा है। इट्स अ गुड, बहुत अच्छा तरीका है एक दूसरे से बातचीत करने का। मेरे ख्याल से ये एक जो हॉटलाइन है, ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि 1 to 1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन है मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में। तो कुछ भी होता है हम इसका इस्तेमाल। जी, सर, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इसकी निगरानी के लिए कितने अधिकारी होते हैं? मतलब मैं थोड़ा इस पर, इसके रूम पे अगर आप एक डिस्क्रिप्शन अगर मुझे दें कि किस तरीके का ये रूम होता है, कितनी इसकी सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है, क्या यहाँ पर मैप्स लगे होते हैं, चीज़ें लगी होती हैं, किस तरीके का एक जो है वातावरण होता है? देखिए, जहाँ तक हॉटलाइन का सवाल है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ अभी। हॉटलाइन 24 आवर्स मैन की जाती है। जो ऑफिस टाइम पे एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है उसको मैन करता है, और जो नॉन ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें एक और डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको मैन करता है। वो मिलिट्री ऑपरेशन के ऑफिसर होते हैं। और कभी भी जो उसमें कन्वर्सेशन होती है वो सिर्फ DGMO ही करता है, और DGMO ने तो ऑफसेटिंग DGMO जो होता है वो करता है। मतलब जो मैन करते हैं, जब बेल बजती है तो वो उसको DGMO के ऑफिस में होता है वो, और कोई मैप्स वगैरह नहीं होते हैं, सब कुछ तो रोज का काम है ये तो। DGMO को इतनी जानकारी हर चीज रहती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मैप देखना पड़े कुछ नहीं। वो कन्वर्सेशन होती है, वो रिकॉर्ड की जाती है, और उसको फिर हम अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे भी सलाह करते हैं कि ये बात हुई, और उसके आगे हम एक्शन लेते हैं। जैसे छोटी चीजें होती हैं, जैसे किसी ने इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग जिसको कहते हैं, उनका कोई जवान हमारी तरफ आ जाता है, कोई गांव वाले हमारी तरफ आ जाते हैं, कहीं फायरिंग ज्यादा बढ़ जाती है किसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो वो बताते हैं भाई तुम ज्यादा फायर कर रहे हो, थोड़ा उसको अभी क्योंकि सीज फायर है 25 नवंबर 2003 में जब सीज फायर एग्रीड हुई थी, इट्स जी। एग्रीड सीज फायर, तो वो भी DGMO हॉटलाइन पर ही एग्री की गई थी। उसके बाद भी हमेशा से कारगिल टाइम पे भी अगर देखें तो DGMO हॉटलाइन हमेशा फंक्शन रही थी। उसके 2013 में मैं DGMO था तो हॉटलाइन में बातचीत हुई, और उन्होंने DGMO, जो पाकिस्तान DGMO ने मुझे बुलाया वागा में कि अभी सीज फायर को दोबारा से हम उसको एग्री करें, दोबारा से उसको इम्प्लीमेंट करें। 2013 में काफ़ी सीज फायर वायलेशंस हुई थी, अगर आपको याद हो, बीएडिंग भी हुई जी। थी 8 जनवरी 2013 को। तो उसके बाद हम उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया था वहाँ पर, वो मिले थे, तो वो भी हॉटलाइन के जरिए हुआ था। तो हॉटलाइन एक चीज़ है, उसमें कोई मैप नहीं होता, कोई ऐसा नहीं, बट सिक्योर हॉटलाइन है वो, बिल्कुल सिक्योर है वो। और जो बातचीत होती है वो दो DGMO के बीच में होती है, स्टाफ के बीच में नहीं होती है। तो बड़ा सा एक तो शेड्यूल टॉक होती है जो हर हफ्ते होती है, दैट्स अ शेड्यूल्ड मीटिंग, जिसमें दोनों बातचीत करते हैं, बताते हैं कि हम क्या है, कुछ नहीं, कोई पॉइंट होता है बस एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देके खत्म कर देते हैं, कोई पॉइंट होता है बात कर लेते हैं।
और जैसे अभी अभी के टाइम पे जैसे कुछ हो रहा है तो हम उनको बता देते हैं, देखिए ये हम हमारे जैसे पॉलिसी है हमारी जैसे अभी, और ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमारा फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया, डीजीएम ने बताया कि हमारा बड़ा मेजर्ड प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है। हम्म। ठीक है, तो हमने उनको बताया, जब भी कुछ होता है उनसे बात करके बोलते हैं कि हमारा मेजर्ड रिस्पॉन्स है, ये प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है। तो वो भी कहते हैं कि देखिए आप ये कर रहे हैं, इसको मत करिए या इसको करिए। तो वो भी हमें पता लग जाता है कि उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है, और जी। जरूरी नहीं है कि जो बोले वही होता है, तो उसको हम एनालाइज करते हैं बैठ के। तो हम्म। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मेच्योर सी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सी लाइन है, दोनों डीजे में बात करते हैं। और हमें इसमें देखना चाहिए कि इसका कंस्ट्रक्टिव सा ये एक तरीका है एक दूसरे को बात करने का, चाहे हम वो उसको बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। जी बिल्कुल। सर, तो अभी जब पहलगाम की घटना घटी और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, क्या आपको लगता है कि उस वक्त भी हॉटलाइन पर हर हफ्ते बुधवार को बातचीत हो रही होगी? जब पहले पुलवामा उरी की घटना घटी, और सर पहले भी जब आप ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई तो आप डीजीएमओ रहे हैं, तो बहुत अलग अलग भूमिकाएं आपने भी निभाई हैं सेना में। तो क्या तब भी ये बातचीत चलती थी, और क्या इसमें एक दूसरे को एक प्रोटेस्ट की या रिफ्लेक्ट किया जाता था कि गलत हो रहा है, और इसका मोटा माटी की रेजोल्यूशन कैसे अचीव होता है? देखिए हमेशा से किया जाता है, ये नहीं कि नहीं किया जाता। ये जब भी कुछ बात बढ़ती है तो वो हॉटलाइन पे बात होती है, और ये एक तरीका है जब हॉटलाइन पे जो जैसे कि अगर पाकिस्तान डीजीएमओ कॉल करता है तो वो पहले लाइन पे रहेगा, और इंडिया का डीजीएमओ बाद में लाइन पे आएगा, और हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। द टू प्रोफेशनल्स टॉकिंग एक्चुअली, हम दूसरे से बात करते हैं। और ये जैसे अभी बातचीत हुई है, पहलगाम की बात लीजिए, हमने जरूर बताओगे कि आपने जो करा है ये ठीक नहीं करा है, इसका आपको हम इसका जवाब देंगे इसका। हम्म। ठीक है, तो वो ये बोला जाता है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं बोला जाता, वो मतलब बोलना चाहिए भी। और मेरे ख्याल से उसमें मैंने कहीं रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि वी जनरली से कि विल टेक ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम ओन चूजिंग, जी। इसको बोलते हैं जी। कि आपको आपने ये किया है, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हमने नहीं किया, ये तो आतंकवादी है, फ्रीडम फाइटर है। तो हम बोलेंगे नहीं जी आपने किया, आपको पूरा पूरा पता है, और इसका आपको कॉस्ट है इसको चुकानी पड़ेगी इसकी। तो ऐसे जी। बातचीत चलती है आपस में। और अगर आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे भी, जो अगले दिन सुबह सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उड़ी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फॉरेन सेक्रेटरी डीजीएमओ आए थे, उन्होंने बोला था कि हमने उनको बता दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं, आपके लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करे हैं, और वो हमने उनको बता दिया। अभी भी मेरे ख्याल से जो जैसे बातचीत चल रही है, दिन में 2 एक बारी बात हो रही है। अभी आप ही चैनल में देख रहा था, जी। टीवी 9 में, कि 10 मई को 3:30 पे बात हुई, फिर से 5 o'clock बात हुई। तो ये एक ऑनगोइंग डायलॉग चलता रहता है, ये नहीं कि डायलॉग नहीं है, डायलॉग चलता रहता है। जैसा बोलते हैं भाई तुम टेरर कर रहे हो, तुम ये है, तुम जाओ, हम ये करने वाले हैं, ये कर सकते हैं। तो ये बड़ा सा एक तरीका है एस्केलेशन कंट्रोल का, जिसको हम बोलते हैं एस्केलेशन कंट्रोल। हम्म। हमने हमेशा बोला कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये तो सबने बोला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई नहीं चाहिए, इसका मतलब ये मतलब कि आप हमको आप टेरर करेंगे, हम उसे कॉस्ट बढ़ाएंगे, जैसे अभी कर बिल्कुल। रहे हैं। हम्म। अब ऑपरेशन सिंदूर को आप देखिए, जो उन्होंने किया है, उसके बाद हमने इतनी ज्यादा कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ा दी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एक पॉलिसी रही है। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, ऑब्जेक्टिव नेशन है, और हम ये चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, जी। ताकि प्रोपोर्शनल। तभी हमने 7 तारीख रात, 6 तारीख 7 तारीख को हमने सिर्फ नोट टेररिस्ट जो उनके कैंप हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, आगे नहीं बढ़े, मिलिट्री जी। टारगेट से ही। उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स करे, तो हमने जाकर मिलिट्री टारगेट्स कर दिए। फिर हम्म। उन्होंने हमको बोला कि अभी आप उसको बस कर दो। हम्म। सिचुएशन हॉस्टिलिटीज जो है उसका पाकिस्तान डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को हॉटलाइन में बताया कि इट इज नॉट अ सीज फायर, एक्चुअली सीज फायर गलत वर्ड है। एक्चुअली जो बोला गया वो सिचुएशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है कि हॉस्टिलिटीज को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो ये भी हॉटलाइन पे हुआ। तो ये हॉटलाइन पे काफी कुछ होता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव सॉर्ट ऑफ अ थिंग, और इसमें एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है, और हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जो अभी डीजीएमओ है, वहाँ के डीजीएमओ, तो वो जब तक डीजीएमओ दोनों बात करते रहते हैं तो एक दूसरे को हम पहचान भी जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं एक दूसरे से। जनरल भाटिया, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक, राजनीतिक, कूटनीतिक स्तर पर बात नहीं हो रही है, ट्रेड बंद है, स्पेस बंद हो चुके हैं। उसके बाद जो डीजीएमओ की बातचीत है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अभी जो बात हो रही है उस पर कहा जा रहा है कि अब जो
इक्विपमेंट्स और आर्मी मूवमेंट को हटाने की बात होगी, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बदल सकता है, जबकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है? देखिए ये तो 35 साल से चल रहा है। 1990, अगर आप देखें 1990 दिसंबर से जो प्रॉक्सी वॉर है वो चल रही है, और प्रॉक्सी वॉर की प्लानिंग तो बहुत पहले से चल रही है। जो उन्होंने हम्म। बोला कि ब्लीड इंडिया विद 100,000 कट्स, ये प्रॉक्सी वॉर है। तो मैं ये सोचता कि इतनी जल्दी ये खत्म होने वाली पाकिस्तान पॉलिसी चेंज नहीं करेगी अपनी, क्योंकि बिल्कुल। इंडिया पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी आर्मी रन करती है। वो जो पाकिस्तान आर्मी का जो पॉलिटिकल रेलिवेंस है, उनका जो इकोनॉमिक रेलिवेंस है, उनका डोमेस्टिक रेलिवेंस है, वो एंटी इंडिया पे बेस्ड है। ठीक है ना। उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि इंडिया इज अ लार्जर नेशन, हम्म। इंडिया इज अ नेशन एंड दे सीक पैरिटी विद इंडिया। हम्म। ठीक है ना। इंडिया से पैरिटी मांगते हैं, तो वो लोअर एंड ऑफ द कंफ्लिक्ट में बात करते हैं हमेशा। और मेन चीज क्या थी, लोअर एंड ऑफ कंफ्लिक्ट में जरूर बात करते हैं प्रॉक्सी वॉर में, जिसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं या लोअर इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट कहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिटॉरिक की बात करें, तो अभी वो जो न्यूक्लियर रिटॉरिक था उसको खत्म कर दिया है। अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, बड़ी क्लियर सिग्नल था कि न्यूक्लियर का हम अभी, आप ब्लैकमेल हम इस्तेमाल बंद आप कर नहीं कर दीजिए। सकते, बंद कर दीजिए। तो हम्म। ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है, जो पहली बारी हमने ये बोला है कि न्यूक्लियर नो न्यूक्लियर, हम आपको आके मारेंगे, अगर आप हमें टेररिस्ट अटैक करेंगे हम मारेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप देखें, और मैं थोड़ा सा अलग से जा रहा हूँ हॉटलाइन के ऊपर से, कि हॉटलाइन जो बातें हुई वो हुई सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद, सितंबर 2016 से 26 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। जी। तो ये हमें देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि हमको कुछ कर सकते हैं, उसको कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 2019 में जब हम जिसको गलती से बालाकोट बोलते हैं, एक्चुअली जब्बा टॉप था। जब्बा टॉप इज अ हम्म। नोन टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप। ठीक है, हम पता है बालाकोट क्यों बोलते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि बालाकोट तो 20 किलोमीटर दूर है वहां से। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो फिर से टेररिस्ट अटैक जो है मेजर से आए हैं। ये पहलगांव तो बहुत बड़ा हो गया एकदम। जी। ठीक है ना। अभी उनको दोबारा से कॉस्ट चुकाई है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर है, वो अभी हाई कॉस्ट लो इम्पैक्ट हो। तो हम्म। ये shift आया है। और इसमें मेरे ख्याल से डीजीएमओ का बहुत मतलब हॉटलाइन में हम उनको जब बोलते हैं तो हमें पता लगता है कि उनको कितना दर्द हो रहा है। तो वी कैन मेजर दैट कॉस्ट एंड दैट पेन। जी कि वो बिल्कुल। भी बोलते हैं तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। तो वो जो मेजर करते हैं उससे हम उसको एस्केलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एस्केलेशन जो लेटर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। हम उसको बढ़ाना चाहिए, वो हमारे ऊपर है। हम उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, वो हमारे ऊपर है। लेकिन जो कम्युनिकेशन है, और ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, बाकी कम्युनिकेशन चैनल्स भी होंगे, बैक 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 चैनल्स होते हैं, थ्रू हाई कमीशन होते हैं। अभी तो हाई कमीशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर भी। तो ये चैनल्स ओपन रखने चाहिए हमको। और ये जो एक बहुत अच्छा चैनल है, एक एस्टैब्लिश चैनल है, विच इज प्रूवन इट्स वर्थ ओवर द इयर्स एक्चुअली। कारगिल वॉर के टाइम पे भी ये चला था, उसके बाद भी काफी बार ये हुआ है। और ये हम डायरेक्शन तो देखिए, हमारी तरफ से डायरेक्शन, हमारी पॉलिटिकल डायरेक्शन, हम्म। वी आर आर्मी ऑफ द नेशन। हम्म। पाकिस्तान इज अ नेशन ऑफ द हम्म। आर्मी। तो पाकिस्तान जो है, हमें ये समझना चाहिए उनकी आर्मी क्या करती है, ये हमें पढ़ना बहुत चाहिए। बिल्कुल। जनरल भाटिया, जब बालाकोट में जब हमने बहुत बड़ा प्रहार किया तो बार बार सवाल उठे कि वीडियो एविडेंस कहाँ है, फोटोग्राफ कहाँ है, आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि आपने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप को उड़ाया है, कितने लोगों को मारा है। लेकिन इस बार 2025 में जो इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की, इसके सैटेलाइट इमेजेस भी हैं, ग्राउंड एनालिसिस भी है और बहुत एविडेंस सामने आए हैं। और डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर भी जो डायरेक्टर है उन्होंने सारे सैटेलाइट फोटोग्राफ्स रखे। लेकिन वहीं पाकिस्तान ने बोला और क्लेम किया कि 26 ठिकानों पर हिंदुस्तान पर हमला किया है, लेकिन वो लोग उसका कोई सैटेलाइट इमेज नहीं ला पाए। क्या ये सरासर झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के लोगों को बहकाने के लिए, उनका गुस्सा शांत कराने के लिए? बिल्कुल आपने ठीक बोला। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉर जो होती है, मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जो हमारे पावर है नेशन के, उसको हम टाइम बोलते हैं, डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री, इकोनॉमिक। इस बार हमने चारों को एक सिनर्जाइज करके, इकट्ठा करके हमने एक जो कहते हैं प्यूनिटिव ऑपरेशंस करे हैं। जो हमारे साथ पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो प्रोएक्टिव, प्रिएम्प्टिव और प्यूनिटिव।
तो हमारे जो इस बार ऑपरेशन हुआ है पहलगाम के बाद, वो प्रिएम्प्टिव है और प्यूनिटिव है। प्रिएम्प्टिव इसलिए कि उन्होंने टेररिस्ट कैंप है जो, जहाँ से टेररिस्ट वहाँ उनको ट्रेन कराया जाता है या उनको डॉक्टराइजेशन कराया जाता है, जहाँ से बेसिकली पैदा होते हैं, हम्म, तो उनको मारा है। और प्यूनिटिव इसलिए कि उन्होंने पहलगाम के उनको पनिशमेंट दी हमने, ठीक है हम्म, ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो जो P3 हमारी जो स्ट्रेटजी है प्रोएक्टिव, प्यूनिटिव और प्रिएम्प्टिव की, तो ये हमने उसको किया है पाकिस्तान को। तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा हमारे अंदर भी ये है कि हम एविडेंस मांगते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जनरल विश्वास भाटिया इसलिए, जी। हमें विश्वास करना चाहिए, ठीक है। एविडेंस मांगते हैं, तो एविडेंस से क्या होता है, जब एविडेंस देते हैं तो हम अपनी जो मोडस ऑपरेंडी है, जो टैक्टिक्स है, वो भी हम उसको भी शो करते हैं। लेकिन इस बारी क्योंकि वर्ल्ड एविडेंस मांग रहे हैं, हमने वर्ल्ड को एविडेंस दे दिया, ये देखिए आपके सामने इमेजेस है पूरी। अब पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है, उनकी भी आईडब्ल्यू काफी अच्छी है। हमारी हम्म, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई वाज, मैं तो उनको तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, बट हम्म, मिलजुल के सबने काम किया है। और पाकिस्तान ने अपना आईडब्ल्यू का इस्तेमाल कर रहा है अपने पब्लिक को, उन्होंने भी सेंड, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तानी आर्मी को अपनी पब्लिक को कन्विंस करना है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इनफॉलेबल है, गिर नहीं सकती, मतलब जी। वो बहुत ही, मतलब देश को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इस बारी उनके जो पाकिस्तान पब्लिक के दिमाग में, उनके दिल में एक संदेह आ गया है कि क्या पाकिस्तान ने ठीक काम किया है या नहीं किया है। हम्म। क्योंकि इस बार उन्होंने खुद देखा है, चाहे भावलपुर है, चाहे लाहौर है, चाहे मुनीर के में भी जी। हाँ, मुरीद के है, तो उन्होंने वहां खुद देखा है, डिस्ट्रक्शन देखी है, उन्होंने फील किया है, उनके जो टेररिस्ट है वहां पर मरे हैं, काफी सारे टेररिस्ट मरे हैं, तो उन्होंने खुद देखा है वहां पर। तो उनको देखता है ये तो कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने जो किया है, जो उनका एयर डिफेंस अम्ब्रेला है जिसको कहते हैं एयर जी। डिफेंस, हमने उस एयर डिफेंस को, हमने उसको बिल्कुल डिग्रेड कर दिया, ठीक है। एयर डिफेंस को डिग्रेड करने से क्या हुआ है, पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान डीजीएम ने बोला एयर डिफेंस डिग्रेड हो गया है, तो हमें एक विंडो मिल जाती है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि एयर डिफेंस नहीं है अभी। हम्म, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर देयर डीजीएमओ टू टॉक टू डीजीएमओ और से कि असिस्टेंट हॉस्पिटल्स चाहिए, वो इसलिए था क्योंकि हमने बड़े अच्छे टारगेट चुने, और हमने किसी को ऐसा सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और डिग्रेड, ये हम तभी उनका जो है, मैं कहूंगा कि उन्होंने हमसे जो सीज फायर, जिसको हम सीज फायर मांगी, और हमने उसको ग्रांट कर दिया है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डीजीएमओ हॉटलाइन जो चैनल है, जो ओपन है, ये उसका इम्पोर्टेंस है। हमने तो शुरू से बोला था हमको, हमने एस्केलेशन नहीं चाहिए, हम्म, ठीक है ना। पहले दिन से बोला, 7 तारीख से, 7 तारीख सुबह से हम बोल रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आई थी कि हमने ये करना था, हमने ये कर दिया। हम्म। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डीजीएमओ हॉटलाइन, एंड आई एम श्योर दिस विल कंटिन्यू, बिकॉज़ पाकिस्तान को भी इससे फायदा है और हमको भी फायदा है, टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू कम्युनिकेट ईच अदर। जी बिल्कुल। जनरल भाटिया, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब आप आगे क्या देखते हैं? क्या कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर, लिमिटेड कन्फ्रंटेशन, या जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और विक्रम मिस्री ने कहा कि दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल, तो क्या न्यू नॉर्मल ये रहेगा कि सीज फायर वॉयलेशन होता रहेगा, बॉर्डर पर अनबन रहेगी, और क्या ड्रोन्स ऐसे ही आते रहेंगे? हमारा इस पर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो? नहीं, देखिए, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, और जी। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े क्लियरली कर दिया, न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान समझना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो खत्म हो गया है, बिल्कुल। हमारी पब्लिक सेंटीमेंट है, उसको हमको असॉल्ट करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी हमारा स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व है कि अगर आप कुछ करेंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम्म, एंड नॉट ओनली मिलिट्री डोमेन, हर डोमेन, हम्म, ठीक है, इकोनॉमिक डोमेन में, वो आई थिंक आईडब्ल्यूटी का जो करा है इन्होंने, ने जो उसको सस्पेंड करा है, बहुत ही अच्छा मूव है उससे उनको। जी। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, इम्प्यूनिटी से पहले अटैक करता था, चाहे मुंबई था, दिल्ली दिल्ली बॉम्बिंग्स थी, कोयम्बू था, कलकत्ता था, बेंगलोर, अहमदाबाद, जहां देख लीजिए, बड़े इम्प्यूनिटी से वो टेरर अटैक करते थे। वो हम्म, इम्प्यूनिटी सर्जिकल स्ट्राइक का खत्म हुई, जी। उसके बाद मेजर मेजर अटैक, क्योंकि हमको रेड लाइन की, उनको होता था हम रेड लाइन क्रॉस कर हम्म, सकते। उन्होंने पुलवामा रेड लाइन क्रॉस करी, हम जाके मारा। उन्होंने पहलगाम में हद कर दी, हमने जाकर उनके पास बढ़ा दिया। हमने कहा हमारे पास जो है, हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो इंडियन टेरिटरी में थी, पाकिस्तान टेरिटरी नहीं है, अभी वो ठीक बोला उन्होंने, बिकॉज दैट इज इंडियन टेरिटरी। हम्म, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडियन टेरिटरी, जी। ठीक है ना। तो वो ठीक है, हमने उधर जाकर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को मारा। फिर हमने दूसरे स्तर में हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके केपी में उनको, बालाकोट में उनको स्ट्राइक किया। हम्म, और अभी देखिए ऑल अक्रॉस करा, चाहे 9 टेररिस्ट कैंप थे या 11 बेसिस हमने जो उनके निकाले हैं। जी। तो 90 मिनट वॉर, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ वॉर। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में
मैं भी एक स्टूडेंट हूँ मिलिट्री हिस्ट्री का, जी। वॉर्स पढ़ते हैं। जितने भी नेशंस होंगे, दे विल स्टडी दिस, दे विल स्टडी हम्म। दिस फॉर इट्स प्रिसिशन, फॉर इट्स इम्पैक्ट, फॉर इट्स इफेक्ट एंड फॉर इट्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड जी। कंडक्ट। एवरी जो भी लोग हैं, जो भी दुनिया, कोई भी नेशन, कोई भी मिलिट्री होगी, हमें बहुत घमंड होगा ये करने के लिए। इट नीड्स लॉट ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री सिनर्जी, पॉलिटिकल मिलिट्री विल डिस्प्ले करी हमने, पॉलिटिकल विल डिस्प्ले करी, मेनली पॉलिटिकल विल है। जी। एंड हमारी कैपेबिलिटी थी ये करने की, हमने कैपेबिलिटी डिस्प्ले की। इंडियन आर्म फोर्सेस कुछ भी कर सकते हैं हम चाहें। मेजर रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल होता है। ऑल आउट वॉर बड़ा, ऑल आउट वॉर अलग चीज होती है, ऑल आउट वॉर ऑल आउट वॉर होती है, लेकिन मेजर रिस्पॉन्स करना, उसको लिमिट में रखना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी जल्दी चाहिए, एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी चाहिए, और हमें हर एक चीज़ तैयार रहना पड़ता है। मेरे जी। ख्याल से हमें हर सोल्जर, सेलर, एयर वॉरियर को मैं सैल्यूट करता हूँ, और सबको मिलके हम चले हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड माय स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स टू द मीडिया फॉर सपोर्टिंग द नेशन एंड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जी। बस एक छोटी सी चीज़ है इस पर, क्योंकि सीज फायर की एक जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको लेकर जो भारत के लोग हैं, कुछ ऐसा वर्ग भी है जिनमें बहुत आक्रोश है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर मैं चाहूँगी कि आप अपना एक ओपिनियन जो है लोगों तक, इस देश के लोगों तक साझा करें नहीं, मैं समझा नहीं, भारत के लोग आक्रोश किस लिए कि कि सीज आक्रोश फायर पर हम अंडरस्टैंडिंग क्यों कर ली, क्यों अमेरिका की बात सुन ली, और ये आगे चलना चाहिए था, और बाकी जो तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर। ये तो देखिए, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। जी। जो हमारी गवर्नमेंट है वो देश का भला देख जी। रही है। वी नीड अ सिक्योर नेशन, वी नीड टू लुक आफ्टर 1.45 बिलियन पीपल, ठीक है। तो हमें प्रोग्रेस करना है, इकोनॉमिक बिल्कुल। डेवलपमेंट करनी है, हमारे मुद्दे अलग हैं। जी। ये लड़ाई करना तो मतलब कहने की बात है, लड़ाई करना, आक्रोश, अंदर गुस्सा आता है, मुझको भी गुस्सा आता है, लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है? मैं ये एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बोला था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, जब टेररिस्ट अटैक पार्लियामेंट में हुआ था, बहुत बड़ा अटैक था, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट अटैक था, हमारे नेशनल फ्लैग पे अटैक था वो, जी। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला था ये आर पार की लड़ाई होगी, हम्म। अगर आपको याद होगा, आर पार की लड़ाई उन्होंने बोला था, शब्द यूज करा, आर पार की लड़ाई। उसका ऑपरेशन पराक्रम हुआ। ऑपरेशन पराक्रम में हम गए, बॉर्डर पे रहे, सब कुछ लड़ाई के लिए तैयार हुआ। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपने तो, आप प्रधानमंत्री, आपने आर पार की लड़ाई, तो लड़ाई शुरू क्यों नहीं शुरू करते? तो उन्होंने जवाब दिया, लड़ाई तो हम आज शुरू कर दूं, लेकिन खत्म कैसे करनी मुझे पता नहीं, ठीक है ना। सो वो दैट। चीज हमें, जी। जी। स्टेट्समैन लाइक मिस्टर वाजपेयी सेड दैट, तो मेरे जी। ख्याल से वो आज भी लागू है। शुरू करना तो आसान है, खत्म करना थोड़ा सा, कहाँ जी। खत्म होगी। वाइस और वर्सा। मेन चीज ये है कि हमने जो मुद्दा था हमारा, व्हाट आर द पॉलिटिकल एंड स्टेट जो हमको चाहिए थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल एंड स्टेट क्या है? हमारी पॉलिटिकल एंड स्टेट थी, इस पर जो मैं समझता हूँ, मुझे तो नहीं पता अभी, जो मैं समझता हूँ ये था कि पाकिस्तान को टेरर से रोका जाए, ठीक है। जो टेरर की जो कॉस्ट है वो उसको बढ़ाई जाए, जैसे मैंने बोला, जो लो कॉस्ट हाई इफेक्ट जो वॉर थी टेरर की, उसको हाई कॉस्ट लो इफेक्ट करा जाए, और वो कर दिया हमने। वो उनको इतना इतना उनको पनिशमेंट दिया इस बारी, कि अगली बारी वो 10 बारी सोचेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि टेररिज्म का जेएंडके में खत्म हो जाएगी, मैं नहीं कह रहा, चलेगी, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम हो जाएगी। अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर में, और मैं वहां पर रिसेंटली गया था, बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी वहां पर, इतनी नॉर्मल सी थी, बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार ही श्रीनगर देखा मैं, पहले तो हम फौज में थे तो देखा नहीं। मैंने जहां भी गया, अपनी प्राइवेट कार में गया था, मैंने किसी को नहीं बताया मैं कौन हूँ, हर एक जगह गए हम, बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरे टूरिस्ट स्पॉट भरे थे, रेस्टोरेंट भरे थे, शॉप्स वर ओपन, पब्लिक वाज हैप्पी। मतलब इतना कुछ देखने, पहलगांव में टूरिज्म इतना था, पहलगांव गया वहां पर मैं, तो इतना टूरिस्ट था वहां पर, कहीं गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती थी कहीं, ठीक है ना। जी। तो हमको अभी देखना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा कश्मीर को वापस कैसे हम टूरिस्ट में उनकी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें, टूरिज्म को कैसे डेवलप करें, वो भी देखना पड़ेगा साथ जी। साथ। तो मैं सोचता हूँ जो गवर्नमेंट ने किया बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छी जगह रोका, और उन पर विश्वास करना चाहिए कि अगर उन्होंने सेजेशन हॉस्टिलिटीज करी हैं तो इसमें हमारे देश का फायदा है, तभी करी। जी। तो ये मैं कहना चाहूंगा सर। जी बिल्कुल। जनरल भाटिया, TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी तमाम बातें मुझे लगता है कि इस वक्त दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी था। एक बार फिर से शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, आपके व्यूअर्स को जय हिंद, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक थैंक यू। यू।